अब लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही समझना है कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। उसने बताया टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू mass m kg 0.3 kg respectively are at rest on a smooth horizontal plane. P is projected with a speed 5 meter per second directly towards Q after P and Q collide. तो मोमेंटम का क्वेश्चन आ गया सबसे पहले। तो आपने ये देखना है मोमेंटम जब भी आएगा तो मोमेंटम का फार्मूला आपने फौरी तौर पर माइंड में याद रखना है कि मोमेंटम क्या होता है, मैस इनटू वेलोसिटी। और अगर लॉ पूछेगा तो लॉ इज़ m1u1 प्लस m2u2। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड इन टर्म्स, दो बॉडीज़ हैं तो आप बेटा जी अपने लिए वो बॉडीज़ बना लो। लोग यहाँ से हम जो है ना वो बॉडी को बना लेंगे कि जी इधर एक बॉडी पड़ा हुआ है बेटा जी, उसका नाम है P और उसका मैस m kg है, यहाँ पर आप लिख दो दिस इज़ m kg। दूसरा बॉडी है बेटा जी Q और उस बॉडी का नाम जो है ना Q यहाँ पर आप जो है ना लिख दो और इसका मैस जो है ना बेटा जी 0.3 है, दिस इज़ 0.3 kg। अब ये दोनों बॉडीज़ मूव करते हुए एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा बॉडी बनाओ, वही वाला मैं जो P बॉडी है वो यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ पे जो है ना ये Q बॉडी आप यहाँ पर दिखा दो, दिस इज़ बॉडी P, दिस इज़ बॉडी Q। इन दोनों ने आपस में कोलाइड करना है। P एंड Q पहले रेस्ट में पड़े होते हैं। P इज़ प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड, P को स्पीड दी जाती है 5 मीटर पर सेकेंड और ये इसकी तरफ जाता है टुवर्ड्स Q। पहले तो रेस्ट में पड़े हुए थे, ये बेचारा रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसकी स्पीड जो है ना ये u2 ज़ीरो होता है। अब ये आपके पास मैस है, इसको आप m1 लगाएंगे। अब जब ये टकरा जाता है, टकराने के बाद जो P की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और आपने ये वाली Q की स्पीड बतानी है कि भाई Q की स्पीड कितनी है। फाइंड इन टर्म्स m द स्पीड ऑफ द Q। बस हमने क्वेश्चन को सेटअप कर दिया। अब जब दो बॉडीज़ कोलाइड करते हैं ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फार्मूला लिखा करें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर आप लिखो कि मोमेंटम में सिर्फ तीन ही फार्मूलाज होंगे। वन इज़ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू बेटा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आप फार्मूला लिखेंगे पहले बेटा, अपना वही वाला फार्मूला याद होना चाहिए हर बच्चे को, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा ये मोमेंटम्स आपके ऐड होंगे, दूसरी सूरत में जो है ना ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब पहला जो मोमेंटम है हमारे पास, पहले का तो मैस ही नहीं पता तो उसको m ही लिखो और उन्होंने भी बोला इन टर्म्स ऑफ मैस, तो m के साथ कुछ नहीं कर सकते हम। u स्टार्ट वाले को 5 की स्पीड दी जाती है बेटा, ये इसका मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मैस टाइम वेलोसिटी। दूसरा मैस जो है ना बेटा जी आपके पास वो q का मैस है, वो 0.3 है, तो 0.3 है लेकिन ये तो रेस्ट में पड़ा हुआ था, इसका मोमेंटम ही ज़ीरो हो जाना है। अब राइट साइड पे आ जाओ, इसका मैस m1 जो हमारे पास जो है उसकी स्पीड है, मैस का पता ही कोई नहीं है, मैस को खाली m लिखो, इसको स्पीड 2 हो जाती है तो दिस इज़ 2 प्लस, और जो दूसरा बॉडी है मैस उसका 0.3 है, मैस उसका 0.3 है, इसकी स्पीड q की हमने निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मैस। तो बेटा जी ये 5m आ जाएगा प्लस 0, ये वाली साइड 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 2m और प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास आ जाएगा ये 0.3 VQ। अब 2m को इधर ले आओ तो ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 5m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 0.3 इज़ इक्वल टू VQ। 5m में से 2m निकाल दो बेटा जी, ये आपके पास कितना आ जाएगा 3m, तो VQ इज़ इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई 0.3। कैलकुलेटर बेटा उठाओ तो 3 डिवाइडेड बाई 0.3 इज़ 10, तो दिस इज़ 10m। ये m इन टर्म्स ऑफ m है और आगे लिखोगे मीटर पर सेकेंड। ये m मैस के साथ है क्योंकि एग्जामिनर ने बोला है कि इन टर्म्स ऑफ मैस, उसने मैस दिया ही नहीं था तो हमने जो है ना उसकी स्पीड निकाली
इन टर्म्स ऑफ मैस, तो मैस भी हमने साथ जो है ना उसके अटैच कर दिया, तो हमारा आंसर एम की टर्म्स में आ गया। अब आफ्टर दिस कोलिजन क्यू मूव्स डायरेक्टली अ थर्ड पार्टिकल आर। अब जब कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद आपने कहना देखो जब कोलिजन होगा, ये क्यू है, हमारे पास पार्टिकल क्यू है, आप डायग्राम लाजमी बनाया करें। आफ्टर दिस कोलिजन क्यू मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टिकल, एक और थर्ड पार्टिकल यहाँ पे, आप पी को भूल जाओ, ये आर है। अब जब ये कोलाइड कर जाते हैं तो फिर जो है ना यहाँ पर टकराने के बाद ये आपका क्यू हो गया और ये बेटा जी आपके पास आर हो गया। वेरी सिंपल। अब इस डायरेक्शन के अंदर ये जा रहे हैं। अब इसकी क्यू की स्पीड कितनी थी अभी हमने निकाली है, वो है 10m। ये इसको इस तरह से कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और आपको ये m भी, अब हमने m की वैल्यू निकाल के बतानी है। ये मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड हमने पिछले पार्ट में निकाली। इसकी स्पीड, ये r तो बेचारा रेस्ट, विच इज़ एट रेस्ट, तो इसकी स्पीड 0 हो गई। जब इसकी स्पीड बेटा 0 हो गई तो आगे लो क्यू की स्पीड, क्यू तो रेस्ट में पड़ा हुआ है, फिर बाद में क्या होता है, क्यू इज ब्रॉट टू रेस्ट। क्यू जब इससे टक्कर मारता है ना, क्यू रेस्ट में चला जाता है, ये भी 0 में चला जाएगा, और आर की जो स्पीड है वो 1.5 हो जाती है मीटर पर सेकेंड। नो अब यू नो द लॉ, m1u1 रट्टा मार लो, दिस इज m1u1 प्लस m2u2, इसका मैस इसकी स्पीड मिलके मोमेंटम, m2u2 इसका मैस इसकी स्पीड इज इक्वल टू इसका मैस इसकी स्पीड सर m1v1 प्लस m2v2। अब हम इसको रीऑर्गेनाइज कर देंगे। इसका मैस जो हमारे पास है वो 0.3 है, क्यू का जो मैस है वो 0.3 है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है। तो अब 0.3, अब इसका मोमेंटम निकालो, 0.3 इंटू इसकी वेलोसिटी वो 10m है, इस m से जान नहीं छुड़ा सकते आप, प्लस बेटा ये तो 0 हो जाएगा, ये भी रेस्ट में है तो ये मोमेंटम भी पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मैस 0.6 है और इंटू जो है ना बेटा जी ये 1.5 है, तो लेफ्ट साइड पे बेटा जी ये 0.6 इंटू 1.5 कैलकुलेटर यूज़ करो तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 0.9, और इधर आपके पास जो है ना 10 इंटू 3 30, ये 0.3 हो जाएगा, ये दिस इज़ 3m। मुझे तो m की वैल्यू चाहिए बेटा। अब यहाँ से आप m को सब्जेक्ट बना लो, दिस इज़ 0.9 डिवाइडेड बाई 3, तो यू कैन डिवाइड इट, इट विल बी गिविंग यू 0.3 kg। तो हमने मैथ्स निकाल लिया बेटा, दिस इज़ द वैल्यू फॉर द मैथ, ए मैथ्स नॉट मैथ्स। तो वी आर डन विद क्वेश्चन। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को याद रखना है आपने। सिंपल मोमेंटम का फार्मूला होता है, आपने mass time velocity, this is momentum, this is mass and velocity। तो फार्मूला टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दो बॉडीज से टकराने से पहले उसका हर एक का अपना मोमेंटम, उसका मैस, उसकी वेलोसिटी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और ये वाला फार्मूला आपको बेटा जी हर क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर लेफ्ट से एक बॉडी इधर जा रहा है और उसके सामने से दूसरा बॉडी इधर आ रहा है तो फिर इसका मोमेंटम नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, अदरवाइज जो है ना बाकी हर केस में आपने बेटा जी प्लस ही करना है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के में अंदर आपकी जो है ना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो कभी कभी वो डायरेक्शन चेंज करता है, अदरवाइज आपका यही फार्मूला आपको बेटा जी क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। अब ये अगली बेटा कैनीमेटिक्स आ चुके हैं, और अब आप ये सीन बताओगे मुझे। देखो अब पार्टी, ये वो केस है जो इसमें कैनीमेटिक्स में मैंने आपको बिल्डिंग वाला केस सिखाया है। ये आपको वो जिस बच्चे को केस याद है समझो वो आसानी के साथ। देखो, a particle p of mass is projected vertically upward from horizontal ground with this speed,
अब आप ये समझो, नीचे बिल्डिंग पे आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो या ज़मीन पे खड़े हो, कहानी वही याद रखनी है। अगर वो शुरू में स्पीड दे दे, लुक, अब मैं कहता हूँ आप ज़मीन पे खड़े हो, आप यहाँ पर ज़मीन पे खड़े थे, आपने इस बॉल को इधर से ही फेंक दिया, अब ये बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके जो है ना बेटा जी फिर ये नीचे आ रहा है, आपके पास बॉल नीचे आ गया। अब अगर वो कहे कि इसकी हाइट बताओ, ऊपर जाने की हाइट, ये वही फार्मूला लगेगा। देखो u गिवन है, u आपके पास 10, इधर v 0 लिख दो। आप समझो आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हो, अगर वन साइडेड हाइट कभी भी पूछे, अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, अगर ये नीचे बिल्डिंग ग्राउंड यहाँ पे पड़ा हुआ हो और ये आपके पास हाइट पहले से गिवन हो, आप इधर खड़े हो, यहाँ से बॉल को ऊपर फेंको, अगर यहाँ पे रुक जाता है एग्जामिनर, आपने सिर्फ ये हाइट फाइंड करनी है ना, तो वही वाला फार्मूला u2 0, यहाँ पे u, यहाँ पे 0। जब u2 0 वाली कहानी समझ लोगे ना, आपने कहना सर ये तो बहुत मज़े की बात है, ये तो वही वाला है, दिस इज़ आवर u2 0, इट मीन के u इज़ गिवन। हमेशा फर्स्ट इक्वेशन लगा के टाइम निकाल लिया करो, फिर सेकंड इक्वेशन से डिस्टेंस आ जाएगा। रिमेंबर दिस, मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लगा के, या फर्स्ट की मुझे टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। रिमेंबर 2as = v² - u²। उस एग्जामिनर ने मुझसे ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच बाय p, ये हाइट पूछी है, तो 2, अब आपने लिखना है कि जी a की वैल्यू हमारे पास बेटा -10 होती है, इंटू s हमने निकालना है, v तो 0 है, u2 0 वाली कहानी ना, ऊपर तो 0 हो गया बेटा, माइनस u, और u बेटा आपके पास 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 2, दिस इज -20, s इज इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। s को हाइट भी बोलते हैं, ऊपर नीचे s लिखो या हाइट लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो बेटा जी 5 मीटर। तो बस हमने निकाल दी कि ये बॉल ज़मीन से 5 मीटर की हाइट तक चला गया है। उसने हमें सिर्फ ये बताया कि एक पार्टिकल p है, आप ज़मीन पे खड़े हो, आप किसी बॉल को ऊपर फेंको विद सम वेलोसिटी, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन, तो ये वाला जो सिनेरियो आपको सिखाया था बेटा वही लगाना। अगर वो टाइम पूछेगा तो v इज़ इक्वल टू u प्लस at लगा कर टाइम निकालो, फिर आप सेकेंड इक्वेशन लगाओ। अगर आपके पास टाइम की ज़रूरत ही नहीं है तो you can directly use your third equation of motion, that is 2as = v² - u²। तो we are done with our height। अब देखो, when p reaches the ground again, जब ये नीचे ज़मीन पे आएगा ना, तो वो कह रहा है कि ये बाउंस करेगा। At first instant that it hits the ground, p loses 7.2 joule of energy। Find the time between the first and second instant जब ये p ज़मीन को हिट करेगा। पहले डायग्राम बना लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रिमेंबर, ये आपके पास बेटा जी ज़मीन बना दो, एग्जामिनर को दिखाओ कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से मैंने बॉल को ऊपर फेंकना है, ये बॉल जो है ना बेटा जी ऊपर चला गया, ये बॉल ऊपर चला गया और ये ज़मीन की तरफ आया, ज़मीन पे टकराया तो रुका नहीं, अब ये बाउंस करके वापस जो है ना ये चला गया और फिर जो है ना ये ज़मीन पे फिर आ गया। अब ये वाली कंडीशंस आपने दिखानी है। ये वाली जो हाइट थी 5 मीटर हमने निकाल दी, और ये यहाँ से 10 मीटर की स्पीड से ऊपर हमने फेंका था। दिस वॉज द इनिशियल स्पीड विद विच दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट कवर्स 5 मीटर। अब ये टॉप पे जब जाएगा तो टॉप पे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी की बात कर रहा है, तो जब नीचे आएगा तो यहाँ पर जो इसकी हाइट होगी वो हाइट 2 होगी, उसका हमें पता कोई नहीं, लेकिन एनर्जी जब ये ज़मीन से टकराएगा ना तो इसकी जो है ना ज़ोर से ज़मीन से टकराएगा, काइनेटिक एनर्जी तो होगी, कॉमन सेंस की बात है। फिर ये ऊपर उठेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो चीज़ ज़मीन पे गिरती है और वो फिर रीबाउंड करती है तो वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है, हमने रीबाउंड नहीं करना। अगर हम किसी बिल्डिंग से नीचे गिर जाए ना तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है ना बिटवीन ड्यूरिंग हिटिंग टाइम, अर्थ के साथ अगर कोई बंदा गिरेगा ना, अगर वो इलास्टिक नहीं है तो वो रीबाउंड नहीं करेगा, रीबाउंड नहीं करेगा तो यहाँ पर एक ख़तरनाक किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हमारा फेस और अर्थ जब आपस में मिलते हैं तो वो एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज होता है वेलोसिटी का, एनर्जीज़ का। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तेज़ी के साथ, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो हमारा तो बेटा जी पूरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, बंदा मर सकता है, डेथ हो सकती है।
फुटबॉल को कुछ नहीं होना, फुटबॉल ने तो रीबाउंड कर जाना है। तो उसने कहा कि आप टाइम बताओ। अब टाइम इन्वॉल्व कर रहा है एग्जामिनर। अब सबसे पहले जो है ना टॉप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। आपने कहना है जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो आपको एनर्जीज में लेकर चला जाएगा तो दैट वुड बी योर पोटेंशियल एनर्जी। और ये बेटा हमारे पास है, दिस इज एम जी एच। तो एम जी एच मैस इज 0.4, जी की वैल्यू बेटा आपके पास होती है 10 और उसने हाइट गेन की थी 5। तो यहाँ से बेटा हमारे पास 20 जूल, इस बॉडी के पास 20 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ दिस बॉडी इज कमिंग टू द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो ये बेटा जी उसने कहा जब ये ग्राउंड की तरफ आता है ना तो ये 7.2 एनर्जी लूज कर देता है। एनर्जी इज लॉस्ट, वेस्ट एनर्जी इज 7.2। तो अब आपने कहना है कि भाई न्यू काइनेटिक एनर्जी, ये तो टॉप की पोटेंशियल एनर्जी है, तो वेस्ट कितनी है, जो वेस्ट हुई, जो लॉस हुई, वो आपने कहना है कि जी दैट इज 7.2 जूल ये लॉस हुई। टोटल उस बॉल के पास 20 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी। वो ज़मीन पे आई, टकराई, टकराने में 7.2 जूल वेस्ट होएगी। और इसकी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी तो यहाँ पर आप लिख दें। अब इसमें अभी काइनेटिक एनर्जी बची हुई है। देखो न्यू काइनेटिक एनर्जी आपने कहना है कि 20 जूल से ये ऊपर से नीचे आया, 7.2 जूल ड्यूरिंग हिटिंग वेस्ट हो गई। अभी भी इसके पास 12.8 जूल काइनेटिक एनर्जी है और तो ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा। तो इट विल मूव अप। हमारी नहीं होगी, हमारी 100% काइनेटिक एनर्जी ज़मीन के साथ हमारा तो कचूमर बन जाएगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बॉडी विच हैज़ इलास्टिक एबिलिटी, जिसमें रीबाउंड होएगा। ये बॉल है, इसमें है। अब इस 12.8 की मदद से ये ऊपर की तरफ रीबाउंड करेगा बॉडी और फिर वापस ज़मीन की तरफ आ जाएगा। तो अब जो आपके पास काइनेटिक न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिख दो। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब इस बॉडी के पास 12.8 जूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो इधर से वेलोसिटी निकालो, कितनी वेलोसिटी के साथ ये बॉडी ऊपर जाएगा। तो यू कैन सिंपली से दिस इज 1/2, mass is 0.4 of this body into velocity का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12.8। मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से मैं v को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो बेटा जी v को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ तो ये आपके पास आएगा 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड होल थिंग इज स्क्वायर रूट। तो गेट द स्क्वायर रूट एंड योर कैलकुलेटर 12.8 multiplied by 2 divided by 0.4 and whole under root is 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ये ऊपर चला गया। हमें क्या चाहिए, वो जो चीज़ ऊपर जाती है। रिमेंबर, अब आपको पता चल गया कि सर ये तो 8 मीटर की स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है। तो बेटा जब मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, U20 वाला एक ऐसा सिनेरियो है जो कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। U20 इधर वेलोसिटी फाइनल 0 होने लगी है, ऊपर जाएगा तो रुकेगा एक मोमेंट के लिए। हमें इसकी हाइट चाहिए। अब क्या चाहिए सर, आपको टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए फौरी तौर पर लगाओ v इक्वल्स u प्लस ए टी। U20 वाला सिनेरियो हुआ तो v तो 0 होगा, ऊपर जाते वक्त वो एक मोमेंट के लिए तो रुकेगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर। एंड व्हाट इज योर u सर, u 8 थी, -10 होता है और t हमने निकालना है। तो दिस इज योर 10t इक्वल्स 8 एंड टाइम इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। अब याद रखो ये सिमेट्रिक टर्निंग पॉइंट होता है। कैनीमैटिक्स के अंदर टर्निंग पॉइंट सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक का मतलब होता है जितना टाइम बॉडी ऊपर जाने में लगाता है ना, उतना टाइम नीचे ज़मीन तक आने में भी लगाएगा। तो अब आपने कहना है सर टाइम टोटल टाइम चाहिए इसको। जब वो इम्पैक्ट के साथ आएगा तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 1.6 सेकेंड। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द टाइम कि उस बॉडी ने इम्पैक्ट में कितना टाइम लगाया। फाइंड द टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टेंट। पूछो अगर बेटा किसी ने कुछ पूछना है। सर वो दूसरी इक्वेशन नहीं लगा सकते, s इज इक्वल टू यू टी वाली? आपके पास डिस्टेंस है, जब रीबाउंड होके ऊपर गया फिर तो आपको इधर डिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा। अगर आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से लगाना चाह रहे हो, आप लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए तो बेटा आपको रीबाउंडिंग के बाद ये ज़मीन से ऊपर कितना जाएगा उसके लिए तो डिस्टेंस भी चाहिए। वो फिर आप वो पहले ऑप्शन में जाके फिर जो है ना वो डिस्टेंस लगाओगे।
आपका क्वेश्चन तो मज़ीद लंबा हो जाएगा। देखें, जैसे ये U20 वाला फिनोमिना बेटा, ये वाला जो सीन है ना, अगर सिनेरियो आपको ये बैठ गया ना माइंड में, जब भी वो बोलेगा कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो आप देखो क्या वेलोसिटी गिवन है। अगर वेलोसिटी आपको मिल जाती है तो U20 इज़ द बेस्ट सीन, ये याद रखो। फिर आपको अगर खाली डिस्टेंस चाहिए तो थर्ड इक्वेशन लगाओ, 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपका सीन तो U20 है, U होगा, V 0 हो जाएगा और आप S निकाल लोगे डायरेक्ट अप्रोच में। अगर आपको टाइम चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। तो लास्ट में ईमान आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाई, वो लगाना एक्स्ट्रा हार्ड वर्क होएगी, हमें फ़ायदा कोई नहीं होना। आपने ये बताना था सर, ये वेलोसिटी जैसे ही मैंने निकाली ना 8 कि ज़मीन से टकराने के बाद जब ये ऊपर उठेगा ना, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने फौरी तौर पर सोच लिया, अरे भाई ये तो वही बन गया U20। जब व्हेन यू हैव इनिशियल स्पीड ऑफ एनी बॉडी दैट इज वर्टिकली मूविंग अपवर्ड, तो U20 फाइनल वेलोसिटी 0। अगर टाइम चाहिए तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, स्मार्टर अप्रोच है, इसमें डिस्टेंस का चक्कर ही नहीं होएगा। V0 U8, इधर से टाइम 1 निकालो। अब ये क्योंकि टर्निंग पॉइंट जो होता है ना मोशन का काइनेमैटिक्स में, ये सिमेट्रिक होता है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा। एक टाइम निकालो, उसको डबल कर दो, आपके पास टोटल टाइम इंटरवल आ जाएगा फर्स्ट उसके साथ। तो यहाँ पर देखें, ये मार्क्स भी लूज़ करने वाले नहीं हैं, यहाँ पे भी आप गलती नहीं करना। ना मोमेंटम में आपके नंबर कट सकते हैं बेटा जी, आप सारे फिज़िक्स बेस्ड हो, और ना आपके स्वेट इक्वेशंस में कटने चाहिए। अब ये काइनेमैटिक्स देखो फिर आ गई। अब इस काइनेमैटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चक्कर होगा। उसके लिए जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, तो आपने बेटा जी DVA, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है, मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन, वापस आना है तो इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन द पार्टिकल इज अगेन एट रेस्ट। तो a particle moves in a straight line starting from rest, the displacement s is given from this। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बेटा जी आपको गिवन है। आपको अगर वेलोसिटी चाहिए, रेस्ट की बात कर रहा है, तो रेस्ट में जो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे ना, तो रेस्ट में तो वो ज़ीरो चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे वेलोसिटी मिल सकती है अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकाल दूं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको यूं लिखो। आपने कहना सर हमें इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए, तो अब आप क्या लिखोगे, ds ओवर dt। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, लेकिन रेस्ट का मतलब होता है ज़ीरो। तो जैसे स्टेशनरी पॉइंट होता है, आपका मिनिमम पॉइंट होता है पेपर 1 के अंदर, तो वहाँ पर भी आप हमेशा मिनिमम पॉइंट देखते हो, स्टेशनरी पॉइंट देखते हो, टर्निंग पॉइंट बोलो उसको, क्रिटिकल पॉइंट बोलो, उस पे डेरिवेटिव आप इक्वल टू ज़ीरो करते होते हैं टू गेट द कोऑर्डिनेट। तो इसको उस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक अप करो। नाउ आई एम going to do the derivative, taking the derivative of this equation t 5/2। तो 5/2 बेटा नीचे ले आओ, डेरिवेटिव का रूल है कि पावर नीचे आती है, तो दिस इज़ योर 5/2। टी की पावर 5/2 में से 1 कैलकुलेटर से माइनस कर दो, तो बेटा जी ये आपको दे देगा 3/2। फिर माइनस 3/2 15/4 से मल्टीप्लाई करेगा, 15/4 अपनी जगह पर, टी की पावर 3/2 नीचे आएगी, और इस टी की पावर 3/2 में से 1 माइनस कर दो, तो बेटा जी आपके पास 1/2 आएगा और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो है ना, इधर तो लिखूंगा मैं 0, क्योंकि रेस्ट के अंदर वेलोसिटी 0 होती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हमें वेलोसिटी देता है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी 0 है। तो दिस इज 5/2, ये हमारे पास 0 हो गई बेटा जी। तो यहाँ पर आप लिखो दिस इज योर 5/2 टी पावर 3/2 माइनस 15 3s आर 45 ओवर 8 एंड टी पावर 1/2, 0 को इग्नोर कर दो। अब एक चीज़ को लेफ़्ट राइट कर दो, अब 5/2 को अपनी जगह पे रहने दो, 5/2 टी पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 45 ओवर 8। इधर से हम टाइम निकाल लेंगे। अब वो जब टाइम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू डाल देंगे तो एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 45 ओवर 8 एंड टी पावर 1/2।
अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से टाइम को सब्जेक्ट बनाना है। तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे टी को एज इट इज़ रहने दो। तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई टी की पावर 1/2 इंडिसेस लगाना है आपने। अब ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर ये 2 और डिवाइडेड बाई जो है ना 5 हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार। तो आपके पास 9/4। 3/2 में से आप वो निकाल दो, 1 ही बचेगा। तो अब आपके पास जो टाइम आया, टाइम इज़ 9/4। तो मुझे टाइम मिल चुका है। जब टाइम मिले तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो वही इक्वेशन ऊपर से उठा लो। अब डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं टी की वैल्यू पुट कर दूंगा 9/4, यहीं पर लिख देता हूँ एस इक्वल्स टी। अब टी की जगह पे बेटा लिखो 9/4 और इस सारे की पावर बेटा 5/2। और गौर से देखते जाओ, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करो बेटा। इसी वीक में M1 इंशाल्लाह जो है ना आप सब जो है ना खुद कर रहे होंगे सारे पेपर। 9/4 और ये आपके पास बेटा जी 3/2 एंड +6। यूज़ योर कैलकुलेटर। तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेटर, इसको फ्रैक्शंस के अंदर आंसर आपका कैलकुलेटर दे रहा है 15/16। और अगर आप डेसिमल में जाना चाहो तो कैलकुलेटर से ही आपने यहाँ पर अपनी कोई स्मार्ट मैथ्स यूज़ नहीं करनी। जब कैलकुलेटर अलाउ है तो हम क्यों पंगे लें। तो ये हमारे पास बेटा जी डिस्टेंस आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन द पार्टिकल इज़ अगेन एट रेस्ट। तो हमने निकाल दिया। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब नया क्वेश्चन में आ जाओ बेटा जी, कैनीमैटिक्स का। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा जी, कैनीमैटिक्स नहीं जान छोड़ेगा आपको। जब एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आने लग जाए ना, तो वो टॉपिक बेटा जी अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करो, नहीं तो फिर रगड़ा निकल जाएगा। कैनीमैटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स तक जो है ना आपने डिस्टेंस निकालना है। पूरी ट्रेपीजियम है बेटा जी हमारे पास। तो ट्रेपीजियम में ये P1 है और ये टोटल साइड जो है ना 10 तक, ये आपकी P2 है और ये आपकी हाइट है। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला कौन बताएगा, क्या होता है। डिस्टेंस हमारे पास ये देखो, यहाँ पर सीधा लिखो कि भाई ये डिस्टेंस सर निकलेगा, यहीं पर ही मैं निकाल देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू P1 प्लस जो है ना बेटा जी P2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/2, हाइट मेरे पास हो गई 0.9, P1 9 में से 3 माइनस करो 6, तो ये आ गई 6, और P2 आपके पास आ गई 10। तो कैलकुलेटर बेटा यूज़ करो, 6 + 10 16 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर आना चाहिए 7.2 मीटर। तो हमारे पास जो है ना ये हमारा हमने निकाल दिया डिस्टेंस। शेप्स हैं, ग्राफ्स हैं कैनीमैटिक्स के अंदर, और स्वेट इक्वेशंस हैं। अब गिवन दैट के कैपिटल टी की वैल्यू 12 है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। आपने बताना है जब टी 12 है, तो जब टी हमारे पास 12 है, अब हमने मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। तो वापस चले, जब टाइम 12 है, जब टी कैपिटल टी की वैल्यू जब 12 हो, ये वाला, तो अब आपने कहना है कि भाई यहाँ पर हमें वेलोसिटी का तो पता कोई नहीं है। अब बेस अगर ये 12 है, तो ये इसका फ़र्क क्या आएगा, डिफरेंस 2, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा जी ये आपके पास आ गया 2। ये वाली ट्राइंगल सिर्फ देखो, 12 - 10 2 आ गया। तो हाइट हमें वेलोसिटी इधर कितनी है, इस हाइट के ऊपर, आई डोंट नो। ये वाली वेलोसिटी हमने यहाँ से देखते हैं नेगेटिव के अंदर आएगी, क्योंकि ये नीचे है। तो हमारा डिस्टेंस कितना निकला हुआ है, डिस्टेंस हमने 7.2 निकाला हुआ है। तो अब मसला क्या है, अब यहाँ पे आप बेटा जी निकाल दो कि हमारे पास एरिया ट्राइंगल का, हमने कहा कि जी एरिया जो है ना वो ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस, नेगेटिव में 7.2 है तो नेगेटिव 7.2 ले लो। 1/2 इंटू बेस, बेस आपके पास 2 है, और हाइट आपकी वेलोसिटी है। तो मिनिमम वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू -7/2। ये 2 से ये 2 काट दो, तो v मिनिमम इज़ इक्वल टू -7.2 मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन से कि दिस इज़ आवर वेलोसिटी। हमने वो वेलोसिटी निकाल दी पीछे वाले, जो उसने नेगेटिव के अंदर मिनिमम वेलोसिटी पूछी है। अब इसका पार्ट सी देखो, गिवन इंस्टेड दैट द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल
is 3 meter per second. Find the value of capital T and hence find the average speed of the particle for whole of the journey. अब greatest speed उसने हमें बता दी 3 है, तो you can write over here greatest speed आपको जो मेंशन है greatest speed is 3 meter per second. अब आपने क्या करना है सर, ग्रेटेस्ट स्पीड अगर इतनी है तो ट्राइंगल वही कैपिटल टी की बात कर रहा है, तो 1/2 इंटू बेस. अब बेस हमारे पास स्पीड उसकी जो है ना 3 है, तो बेस में अब टी का हमें पता कोई नहीं, पहले टी 12 था, अब टी -10 इंटू हाइट इज़ 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 7.2. अब आपने 1.5 उधर जाकर डिवाइड कर दो, t -10 इज इक्वल टू 7.2. 3 डिवाइड बाई 2 1.5, उधर जाकर 1.5 डिवाइड करेगा और कैपिटल T विल बी इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड प्लस 10. तो कैपिटल T विल बी इक्वल टू, यूज़ योर कैलकुलेटर, 14.8 आपके पास आ गया टाइम. अब बेटा जी आपने एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो मुझे अगर एवरेज स्पीड चाहिए, इफ़ आई वांट टू गेट माय एवरेज स्पीड, उसका फार्मूला याद होना चाहिए सर. वो तो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है बेटा जी वो आपके पास है टोटल डिस्टेंस आने जाने का फॉर द होल ऑफ द मोशन. अब आपने यहाँ पर बस खास ख्याल रखना है कि अब आपके पास ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे बॉडी कम बैक रिटर्न्स द पार्टिकल जो है ना, देन मूव्स बैक एंड रिटर्न्स टू द रेस्ट, टू ओरिजिन पोजीशन पे वापस आता है. तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है जब आप उसी जगह पे वापस आ जाओ, लेकिन डिस्टेंस डबल होता है. आप लाहौर से इस्लामाबाद जाओ 300 किलोमीटर, सपोज 300 जाने का 300 आने का 600 किलोमीटर लिखोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा. तो 7.2 जाने का इंटू 2 कर दो, वापस आने का डबल डिस्टेंस हो जाएगा. और टाइम हमारे पास जो है ना बेटा जी कितना निकला है, 14.8 अभी हमने निकाला है. तो दिस टाइम विल गिविंग यू द वेलोसिटी, और डिवाइड करो कैलकुलेटर के ऊपर, तो फ्रैक्शन आपके पास आ रही है 36/37 मीटर पर सेकेंड. आप इसको बाद में चेक करिएगा, अगर डेसिमल में लिखे तो लिख दें, नहीं तो फ्रैक्शन के अंदर ही छोड़ दिया करें. तो ये उस बॉडी की वापस आने की और जाने की एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन. तो ये आपके पास पार्ट सी भी हमने बेटा कर लिया, कैनीमेटिक्स. अब ये आपका बेटा जी वो स्केल वाला क्वेश्चन आ गया. जब भी स्केल वाला क्वेश्चन आए उसके साथ आपने यहाँ पर अपना स्केल बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है. तो यहाँ पर आप अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया करें. अब ये एफ थीटा के साथ है, तो अब यहाँ पर आप लिखो 10 ऑलरेडी है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर 10 पहले लिख दो. एफ़ की वजह से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ़ साइन थीटा, एफ़ कॉस थीटा. तो यहाँ पर एफ़ कॉस थीटा एग्जामिनर को ऐसे दिखाओ. अब लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास होगा 40 कॉस थीटा, क्योंकि ये देखो ये वाली फोर्स 40 न्यूटन है. तो लेफ़्ट साइड पे लिख दो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा आपका 40 कॉस 60 डिग्री होगा. अब इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा ऐसे, और इसका भी दो वर्टिकल ऊपर जाएंगे. तो यहाँ पर डबल एरो लगाओ और एग्जामिनर को दिखाओ कि यहाँ पे सर 40 साइन 60 डिग्री का कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है और एफ साइन थीटा का भी ऊपर की तरफ जा रहा है. कोई चीज़ नीचे है, यस सर नीचे 50 न्यूटन भी है, तो यहाँ पर बेटा जी 50 न्यूटन नीचे लिख दो. अब मुझे बताओ इधर से हमारे नंबर कौन छीन सकता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, अप साइड इज इक्वल टू डाउन साइड. सिंपल, हमारा इक्विलिब्रियम क्वेश्चन तो हमारा फेवरेट होना चाहिए. और देखो 6 नंबर बेटा जी ये तो गिफ्ट है आपका. अब यहाँ पे गिवन दैट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. तो आप पहले जो है ना बताओ कि सर मैं हॉरिजेंटल फोर्सेस बताऊंगी. अब लिखना बस ये एरो बनाओ और ब्रैकेट में क्लोज कर दो. इट मीन्स दैट आई एम कंसीडरिंग ऑल द हॉरिजेंटल फोर्सेस एट दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसके राइट पे दो चीज़ें हैं, लेफ़्ट पे एक है. तो लेफ़्ट पे मेरे पास जो है ना कौन सी हॉरिजेंटल के अंदर मैं कहूँगा जी लेफ़्ट पे है 40 कॉस 60.
तो आई विल राइट 40 cos 60 लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू राइट पे 10 प्लस एफ कॉस थीटा, तो आप पहले लिख दो दिस इज एफ कॉस थीटा प्लस 10। तो आप एफ कॉस थीटा आपके पास एक जगह पे रहने दो, 40 इंटू कॉस 60 पहले करो। 40 इंटू कॉस 60 कैलकुलेटर बेटा जी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 20, लेफ़्ट साइड पे ये 20 है, और यहाँ पर बेटा जी आपके पास ये एफ कॉस थीटा और प्लस 10। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आप एफ कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लो। आप अगर इधर से एफ कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाते हो तो 20 में से 10 माइनस करो तो 10, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो इसको। अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसके वर्टिकल कंपोनेंट एग्जामिनर को दिखाओ कि अब हमने इसके वर्टिकल कंपोनेंट याद रखो, ऊपर 2 थे नीचे 1 था, ऊपर 2 थे 1 था, 40 साइन 60, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाती हैं, इसीलिए 6 नंबर होते हैं बेटा जी इस क्वेश्चन के। और यहाँ पर आप लिख दो एफ साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो है ही नहीं हमारे पास, इज़ इक्वल टू 50, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। अब आप इसको बेटा जी क्या करना चाहते हो, एफ साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। तो अब आप बेटा एफ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 50 माइनस जो है ना 40 कॉज 60, ये तो सॉल्वेबल है, आप इनको तो सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज़ करो, कैलकुलेटर यूज़ करके ये तो 50 ही होगा। 40 कॉस 60 आपके पास बेटा जी कैलकुलेटर आपको दे देगा 40 कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से कैलकुलेटर आपको बेटा जी दे देगा 20, तो ये आपके पास बन गया 50 माइनस 20 √3, दिस इज़ योर एफ साइन थीटा। ये आपके पास बेटा एफ साइन थीटा एंड इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ अलीना, इन दो इक्वेशन को मैं किस तरह से डिवाइड करूं टैन थीटा बन जाए। अब मैं इन दो इक्वेशंस को जब बना चुका हूं, मैंने इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या कहती है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमेशा टैन थीटा बन जाता है। तो अब आप इस एफ साइन थीटा वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो। किसके साथ डिवाइड करेंगे यहाँ बेटा, एफ कॉस थीटा के साथ, डिवाइडेड बाई, अब आपने राइट साइड पे इसके साथ क्या कर देना, हमारे पास तो राइट आप साइड, ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से कर रहे हैं? हाँ साइन थीटा वाली तो इक्वेशन। आपने दोनों ही एफ साइन थीटा लिखा है? नहीं बेटा, किधर देखो, ये आपके पास एफ कॉस थीटा है। ओ अच्छा अच्छा। पहली मैंने इक्वेशन मैंने देखें, पहली इक्वेशन मैंने एफ कॉस थीटा इक्वल्स 10 करके छोड़ दी, दूसरी इक्वेशन को मैंने एफ साइन थीटा करके छोड़ दिया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा वाली जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आप साइन थीटा वाली इक्वेशन को कॉस थीटा वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो, एफ से एफ कट जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपका डायरेक्ट टैन थीटा बन जाएगा। राइट साइड में कैलकुलेटर यूज़ करना है, अगर आप इधर से कैलकुलेटर यूज़ करो, 50 को 10 से डिवाइड करो तो बेटा जी ये 5 आ जाएगा, और 20 को 10 से डिवाइड करो तो ये 2/√3 आ जाएगा। मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा तो आपको पता है टैन का इन्वर्स लेंगे अब हम। तो अब यहाँ पर कैलकुलेटर में आप लिखो 5 - 2 इंटू √3 एंड योर फाइनल आंसर विल बी, थीटा का आंसर आपके पास जो है ना, आप कैलकुलेटर यूज़ करो, आपका कैलकुलेटर बेटा डिग्री के अंदर आंसर आपको दे देगा 56.932। पहले लिखा करें जितने भी कैलकुलेटर वैल्यूज़ बताए 932 बला बला, तो आखिर में जो फाइनल आंसर होगा थीटा का वो आपने हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया करें, दिस इज़ 56.9 डिग्री। अब मैंने थीटा निकाल दिया, अब मैंने क्या निकालना है, उसने क्या पूछा था, और फोर्स, गिवन दैट द फोर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड थीटा। थीटा निकाल दिया, फोर्स तो मैं यहीं से निकाल दूंगा, ये कौन सा मसला है। अब ये देखो, इधर से ही एफ को सब्जेक्ट बना लो, थीटा की वैल्यू है एफ इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई कॉज थीटा, और थीटा जो मेरे पास बेटा जी आ चुका है वो कितना है, थीटा तो 56.9 है, तो कॉज 56.9 जब मैं करूँगा तो फोर्स बेटा जी आपके पास आ जाएगी 18.3 न्यूटन। तो आई गॉट माई फोर्स, मुझे फोर्स भी मिल गई और मुझे थीटा भी मिल गया बेटा। ये 6 मार्क्स आपके सिक्योर्ड है, इसमें आप गलती नहीं करना और ना ही उस डायग्राम को इसको मैसअप करना है।
जो बच्चे डायग्राम के ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं ना, इधर कॉज लिखेंगे, ये जी एफ कॉज थीटा, इसका जो है ना फिर 40 कॉज थीटा, वर्टिकल 40 साइन, वो डायग्राम एक तो मैसअप हो जाएगी। और आपको जब फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है तो मैं साथ में एक खूबसूरत सा आपका एक्सिस बनाओ, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को रखो, इधर से देखो, बेशक अपने रफ वर्क में बना लेना। राइट पे 10 ऑलरेडी था, एफ कॉस थीटा आया, ये राइट, इस पॉइंट के राइट पे ये दो फोर्सेस, तो डबल एरो लगाओ। सॉरी, हमेशा जब दो फोर्सेस हों डबल एरो लगाया करो, ताकि एग्जामिनर को पता करे कि इस पॉइंट के राइट पे दो फोर्सेस। इस पॉइंट के ऊपर भी मैंने डबल एडेड एरो लगाया, दो एरोज लगाए, मीन्स के दियर आर टू वर्टिकल कंपोनेंट। इस पॉइंट के लेफ्ट पे कॉस थीटा, इस पॉइंट के डाउन पे 50 था, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन, एंड यू आर डन। तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और कुछ पूछा इस पार्ट में? हाँ, अभी ख़त्म नहीं किया इसका पार्ट बी भी उसने बनाया हुआ है। गिवन इंस्टेड दैट फोर्स जो है ना वो है 10 अंडर रूट 2 एंड थीटा इज़ 45, फाइंड द डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब आपने रिजल्टेंट निकालना है वाई का। वाई का रिजल्टेंट होता है आर वाई, और वो होता है अपर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। अब आपने अपर में से लोअर, लोअर में से अपर। अब देखें हमारा जो था ना एक्स एक्सिस, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस सिस्टम में। इधर देखो, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। आपको जब रिजल्टेंट चाहिए, दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं, एक फोर्स नीचे 50 न्यूटन की नीचे लग रही थी हमारे पास, ऊपर दो फोर्सेस हैं बेटा जी। एक आपके पास जो है ना 40 कॉस, आपके पास जो है ना 60 डिग्री है, सॉरी ऊपर साइन है, कॉस लेफ्ट राइट पे है, तो यहाँ पर जो है ना ये आपके पास जो है ना 40 साइन 60 डिग्री बेटा ऊपर लग रही है। उसके अलावा जो है ना आपके पास जो दूसरी फोर्स है वो चेंज कर दिया उसने। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास है। अब आपने एफ नहीं लिखना, अब आपने उधर लिखना है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 अंडर रूट 2, अब आप लिख देंगे सर साइन 45 डिग्री। अब थीटा भी उसने चेंज कर दिया है, तो अब आपने इसका चेंज कर दिया। और कॉस 60 डिग्री तो गिवन था, देखो मैंने 40 को चेंज नहीं किया, मैंने साइन 60 डिग्री को चेंज नहीं किया, मैंने एफ की जगह 10 अंडर रूट 2 कर दिया। ऊपर वाले अपने एक्स एक्सिस में जाओ वापस, देखो मैंने जो ऊपर एक्स एक्सिस आप लोगों के लिए बनाया था सिर्फ इसको देखना है। 60 डिग्री तो चेंज नहीं हुआ ना। एफ साइन थीटा, उसने कहा एफ की वैल्यू 10 इंटू 2 अंडर रूट है, थीटा 45 है, तो इधर जिधर जिधर एफ होएगा उधर मैंने 10 इंटू अंडर रूट कर देना है, और जिधर थीटा होगा उधर मैं थीटा की जगह 45 डिग्री लिखूंगा। सो आई नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एंड द थीटा दैट इज गिवन इन द पार्ट्स बी, जो हमें उसने दे दी। तो आर इसका जो वाई का डिफरेंस होगा, अब आपके पास वाई नीचे 50 डिग्री है, ऊपर दो फोर्सेस हैं, दोनों को प्लस करके ना डिफरेंस ले लो, रिजल्टेंट का आपके पास ऊपर का डिफरेंस आ जाएगा, अपर माइनस लोअर या लोअर माइनस, बड़ी माइनस छोटी किया करो। तो अब ये 40 साइन 60 डिग्री प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास जो दूसरी फोर्स है 10 अंडर रूट 2 दैट इज साइन 45 डिग्री। तो दीज टू फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही थी, कैलकुलेटर से इसको प्लस कर देना है, और जब आप आंसर आपके पास निकालोगे 50 माइनस दिस थिंग, तो पहले ये इसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर रहा करो। उसने एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बोला है, तो एग्जैक्ट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व ना किया करो। जब कैलकुलेटर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म दे रहा हो तो आपने उसी के अंदर छोड़ देना है। तो 20 अंडर रूट 3 ये एग्जैक्ट को शो करता है, तो वाई एक्सेस का रिजल्टेंट मिल गया। अब हमें एक्स एक्सेस का भी रिजल्टेंट चाहिए, उसे बेटा जी आर एक्स एक्सेस का रिजल्टेंट कहते हैं, और एक्स एक्सेस का रिजल्टेंट होता है राइट माइनस लेफ्ट या लेफ्ट माइनस राइट। वो आपने खुद करके चेक करना है कि नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आर एक्स हमारे पास जो है ना बेटा जी, अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो अब आपने कहना है कि भाई इसका जो रिजल्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास एक फोर्स है एफ कॉज 45, एफ तो आपके पास 10 अंडर रूट 2 है और कॉज 45 डिग्री है। उसके अलावा जो है ना राइट साइड पे एक 10 फोर्स भी है, और जो दूसरी है वो इक्वल करो, या आप उसको जो है ना 40 कॉज 60 डिग्री है, 60 डिग्री वाले को चेंज नहीं कर सकते आप, एंगल वो वही रहेगा। तो यहाँ से बेटा जी आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आर एक्स की आपके पास निकलेगी, इसको अगर सॉल्व करो तो ये वाली चीज़ तो बेटा जी आपको बैलेंस कर देगा, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो आर एक्स आ गया, तो अब आप लिख दो, इसका मतलब तो ये हुआ कि रिजल्टेंट जो फोर्स है
वो तो y के अंदर है, आर एक्स का आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास डायरेक्शन नीचे जा रही है, क्योंकि 50 में से हमने माइनस किया और ये जो ऊपर वाला आंसर है यही है। तो आप लिख देंगे कि डायरेक्शन जो है ना 50 की तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, टुवर्ड्स द 50। तो यू कैन बस सिंपली राइट कि वो हमने आर वाई क्या निकाला। तो अब आपने कहना है कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर आर वाई की डायरेक्शन में है, और आर वाई जो है ना बेटा जी वो 50 की, और हमने कितनी निकाली हुई है वो आपकी, ये आपके पास जो रिजल्ट आया वही आपने आर वाई की वैल्यू लिख देनी है। आर वाई की वैल्यू 10 भी था, तो 40 माइनस 10, ये बल्कि 40 होना चाहिए, इधर इसमें से 10 भी माइनस करना है आपने, तो 40 माइनस 20 √3, तो दिस इज़ 40 माइनस आपके पास 20, 40 माइनस 20 √3। अब आप लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ 50 न्यूटन फोर्स, दिस इज़ 50 न्यूटन फोर्स। तो अब उसके क्वेश्चन को देखो, वही था, लेफ्ट राइट किया, फाइंड द डायरेक्शन, किधर जाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जब भी निकालोगे अपर माइनस लोअर या लोअर माइनस अपर करोगे, कैलकुलेटर के ऊपर चेक करना है कि नेगेटिव ना आए, तो लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट करना है ऑन द स्पॉट। और जब आपके पास जो है ना वो सिस्टम बन जाए, जो जिस साइड का आंसर निकले, यूँ इसको याद रखना है। अगर ये जो टग ऑफ वार आपकी गेम होती है, टीम ए टीम बी, इसने 18 न्यूटन लगाई, इसने 15 न्यूटन लगाई फोर्स। अब आप 18 में से 15 माइनस करोगे, जो 3 न्यूटन आएगा ना वो लिखोगे टुवर्ड्स बी, ये वाली रिजल्टेंट फोर्स बी की तरफ जा रही है, बी इज़ द विनर। तो इधर भी यही करना है, जब वो बोले रिजल्टेंट फोर्स निकालो तो आर वाई निकाला करो, आर एक्स निकाला करो। आर वाई का मतलब है रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और आर एक्स का मतलब है बेटा डायरेक्शन इन द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पुली वाला क्वेश्चन बेटा जी ये भी 6-7 नंबर का आता है, लेकिन इसमें रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, वो हमें हेल्प आउट करती है। आपने रिजल्टेंट निकालना है, उस हिसाब से मूवमेंट दिखानी है। अब देखें, इस क्वेश्चन में आपने रीडिंग करनी है, 5 मिनट तक क्वेश्चन को रीड कर लेना है, 2 मिनट के लिए। 5 मिनट रीड करोगे, क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा। अगर रीडिंग नहीं करोगे तो फिर गलती हो सकती है चांस आपसे। 2 पार्टिकल्स हैं बेटा, ये P है, ये Q है, मैस इसका 0.2 है और इसका मैस जो है ना ये Q है। हमें पता है जिसका मैस ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। और आर अटैच टू द एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है जिसका अपना वेट नहीं होता। स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फिक्स स्मूथ पुली एट बी विच इज़ अटैच टू 2 इंक्लाइंड प्लेन। इधर का एंगल 60 डिग्री, इधर का एंगल जो है ना आपके पास थीटा डिग्री हो गया बेटा। याद रखें, सबसे पहले इसको रिजॉल्व किया करें। ऊपर हमेशा आर होता है, इसके अपोजिट बिल्कुल एम जी कॉस थीटा होता है, दिस इज़ एम जी कॉस थीटा। इसको R1 बोला करें अगर डबल बॉडीज़ हों, इसका R इधर लिखा करें R2, और इसका एम जी कॉस थीटा बेटा इसके सामने लिखा करें। तो R1 ये बन गया, इसका एम जी साइन थीटा इधर होगा, दिस इज़ एम जी साइन थीटा। अगर ये नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर जो है ना टेंशन स्ट्रिंग टेंशन भी होगी, प्लस एफ आर भी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये नीचे आ रहा है और अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका एम जी साइन थीटा तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और टेंशन तो ऊपर होगी, लेकिन म्यू आर ये अगर ऊपर जाएगा, सॉरी म्यू आर नीचे लगेगा। म्यू आर तो मोशन का दुश्मन है, जिधर बॉडी मूव करता है ना म्यू आर उधर नहीं लगता। अब जो म्यू आपके पास म्यू आर होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये जितना भी वो बड़ा वर्ड प्रॉब्लम लिखे उसका कोई मतलब जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सिर्फ उस बॉडीज़ को जो कि एक पुल्ली इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक पुल्ली के साथ अटैच है, अब उस पुल्ली के अंदर अगर फ्रिक्शन होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन तो है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाला बॉडी नीचे जाएगा कि P ऊपर, Q नीचे जाएगा कि Q जाएगा। अभी हमें कुछ भी नहीं पता और उसको भी कुछ नहीं पता। देखो उसने कहा है कि थीटा 60 डिग्री है, BC रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 है,
पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, डिटरमिन वेदर द पार्टिकल्स मूव। क्वेश्चन ही अजीब सा बता दिया। उसने कहा आप ये साबित करके बताओ क्या ये बॉडी मूव करेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही प्रूफ है, अगर ये बॉडी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर हमारा रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिमेंबर अगर मैं क्यू को फोकस करता हूँ, आप क्यू पे आ जाओ, अगर हम क्यू बॉडी को देखें, ये वाला हमारे पास क्यू है। अब हम आइडिया लगा रहे हैं कि ये 0.1 ये छोटा है और ये नीचे की तरफ जो है ना ये जाएगा, और इक्विलिब्रियम पर रेस्ट में भी पड़े हुए हैं, तो इसका जो म्यू आर और एम जी साइन थीटा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये नीचे जा रहा है, तो क्यू को सोचो नीचे जा रहा है, तो इसकी नीचे की तरफ जो फोर्सेस है ना, वो एक तो फ्रिक्शन है म्यू आर, और दूसरा बेटा जी उसका एम जी साइन थीटा है। अगर हम बॉडी क्यू को देखें तो एम जी साइन थीटा, और थीटा उसने 60 दे दिया। टेंशन ना लो, डायग्राम में थीटा नहीं तो ये ना कहना है ही नहीं, इधर रीड भी करना है। तो अब इसका आंसर निकालते हैं, और ये मैंने सोच लिया कि क्यू जो है ना बेटा जी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको जो फोर्स अपोज कर रही है वो म्यू आर है। म्यू हमारे पास बेटा जी 0.7 है, और एम जी कॉस थीटा होता है, आर इज़ एम जी कॉस थीटा, तो एम एस 0.1 है इसका। 0.1 जी की वैल्यू बेटा 10 होती है, इंटू कॉज 60 डिग्री बेटा यहाँ पे लिख दो, प्लस एम जी मैथ्स आपके पास वही 0.1 है, जी की वैल्यू 10 है, इंटू साइन 60, यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगा दो। इस सारे का आंसर निकालो। मैंने सपोज किया हुआ है कि ये वाला बॉडी जो है ना ऊपर जा रहा है, तो कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू आपको बेटा 0.35 कैलकुलेटर देगा, और 0.1 इंटू 10 इंटू साइन 60 कैलकुलेटर के ऊपर लगाओ, तो बेटा जी ये आपके पास 3√2 दे देगा। तो ये मेरा क्यू का एक आइडिया बन गया कि क्यू अगर ऊपर जा रहा है तो ये वाली फोर्सेस उसको अपोज करेंगी। उसने सिर्फ ये कहा है कि डिटरमिन वेदर द पार्टिकल्स मूव कि नहीं, इन्होंने मूव करना है कि नहीं करना। अब आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि मैं कैसे प्रूव करता हूँ। लोग अब यहाँ पे आप बेटा जी ना पार्टिकल पी को देख लो, और मैं कहता हूँ कि पी नीचे जा रहा है। अब अगर पी नीचे जा रहा है तो अब आपने कहना है कि इसकी जो हमारे पास है एम जी साइन थीटा, आर इज़ इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आपके पास होता है, तो यहाँ पर आप लगा दो कि ये 0.2 एम जी, जी की वैल्यू 10 होती है, और साइन 60, और इज इक्वल टू मैस 0.2 इंटू 10 इंटू साइन 60, हमारे पास कितना आ गया, इसका आंसर निकालो, और वो 3√2 है। तो इस चीज़ का जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो 3√ आ गई है। अब आप रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, तो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड, मैं कह रहा हूँ कि क्यू नीचे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉरवर्ड निकाल दी। रिवर्स हमारे पास थी 0.35 प्लस √3/2, दैट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन 0.1 प्लस 0.2 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है भाई। तो ये अगर आप यूँ कर दो कि 3√2 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई 0.3, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल्स मूव। यस, यहाँ से साबित हो गया कि आपके जो पार्टिकल्स हैं बेटा जी वो मूव करेंगे। पार्टिकल्स मूव, उसने यही पूछा था कि वेदर पार्टिकल्स मूव, डिटरमिन वेदर पार्टिकल्स मूव आर नॉट। आपने कहना यस, उसका हमने निकाला और हमें आइडिया हो गया कि पार्टिकल्स इधर से मूव करेंगे, और उसकी निशानी है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए। बस निकालो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, आपने कहना एज देयर इज एक्सेलरेशन सो दे विल मूव। बॉडी ने मूवमेंट करनी ही करनी है। अब जी इट इज़ गिवन दैट surface is smooth, particles are released from rest, and in the subsequent motion the tension in the string is given. Find the magnitude of the acceleration, और अब आपने थीटा की वैल्यू भी बतानी है। अब आप सीधा लिखो रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब एम जी साइन थीटा, अगर हम पी की बात करेंगे तो इधर हम पी लिख देंगे, पी की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका मास है 0.2 जी साइन 60 डिग्री। फॉरवर्ड फोर्स इसकी ये है, माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसने बताई हुई है,
आपने कुछ भी नहीं लिखना। 3√-1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से बेटा जी आप एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लो, सारा कुछ कैलकुलेटर में पुट कर दो। दिस इज साइन 60 डिग्री, माइनस ब्रैकेट के अंदर बेटा जी √-3/1 डिवाइडेड बाई 0.2। तो नाउ यू विल गेटिंग एक्सेलरेशन, कैलकुलेटर की मदद से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका बेटा जी एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्यू बॉडी की बात करें, उसके ऊपर फिर लगा दें रिजल्टेंट फोर्स, हमारे पास मास टाइम एक्सेलरेशन होती है। अब टेंशन माइनस जो है ना आपके पास जो है ना एम जी साइन थीटा 0.1 जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू मैस इज 0.1 और एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया 5। टेंशन इज आल्सो गिवन, दैट इज 3√-1 0.1 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन थीटा, हमने थीटा निकालना है। तो राइट साइड पे आपके पास जो है ना ये 0.1 इंटू 5। तो अब यहाँ पर आप आ जाओ 3√-1 इसकी वैल्यू माइनस जो है ना 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1। तो यहाँ पर आपके पास ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं डायरेक्ट राइट साइड पे लेके चला गया हूँ। तो यहाँ पर अगर आप थीटा निकालना चाहो तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस जो है ना ये आपके पास वैल्यू 0.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जो है ना 1 लिखो या ना लिखो, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, उसका साइन इनवर्स लो और साइन इनवर्स के बाद आपका आंसर जो है ना बेटा जी मार्क स्कीम के मुताबिक आना चाहिए 13.4178 और फाइनल आंसर राउंड ऑफ करोगे तो वो आएगा 13.4 डिग्री। दिस इज़ आवर आंसर, जो कि हमने बेटा जी यहाँ से इसका थीटा भी निकाल लिया। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और स्टार्ट में हमने सिर्फ उसने क्वेश्चन को चेंज किया कि आप बताओ ये मूव करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए आपने एक्सेलरेशन लगाना होता है। इसका आई थिंक ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार जब स्पीड आपके पास जो है ना बेटा जी 20 है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है। पावर है तो ड्राइविंग फोर्स निकालो, पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ से बेटा जी ड्राइविंग फोर्स निकाल लो, दैट इज पावर ओवर वेलोसिटी। यहाँ से हम पावर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि आपके पास 16 किलोवाट है। तो आप इसको 16,000 कर दो, डिवाइडेड बाई बेटा जी आपने 20 कर देना है। तो हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी वो बेटा जी आपके पास आ जाएगी 800 न्यूटन। तो 800 न्यूटन इज़ द ड्राइविंग फोर्स। फिर आप लगा दो रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इज़ मास टाइम एक्सेलरेशन। तो लुक रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो है ना ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स 800 है और रेजिस्टिव फोर्स 500 है, इज़ इक्वल टू मास आपके पास 1200 है इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 300 divided by 1200, so it is giving you 0.25 meter per second square. Assume that the power and the resistance forces remains unchanged. अगर वो unchanged हैं तो पावर का फार्मूला अगेन लगाओ, पावर इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। So driving force is equal to power over velocity. Power is 16,000 divided by velocity. और अगर कांस्टेंट स्पीड हो, स्टेडी स्पीड हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और रिजल्टेंट फोर्स में माँ ज़ीरो हो जाती है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। इफ़ एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो तो दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ योर रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इज़ ज़ीरो। तो नाउ यू कैन राइट कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जो थी वो 16,000 डिवाइडेड बाय वी और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना ये 500 है इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यू कैन सिंपली से कि 500 इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय वी। तो v इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 500। तो योर आंसर इज 32 मीटर पर सेकेंड। This part is also done.
तो द लास्ट पार्ट, द कार कम्स टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रेट हिल। तो यहाँ पर आप इंक्लाइन प्लेन बनाओ इसका। अब यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो देयर इज़ एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में बेटा जी यहाँ पर थीटा होता है। अब हमारे पास मैजिकल इक्वेशन है जी, डिस्टेंस आपके पास गिवन है 316 मीटर, टॉप से गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है। अब आपने जो है ना यहाँ पर सबसे पहले पावर का फार्मूला लगाएं, क्योंकि पावर गिवन है 16 किलोवाट। पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम भी यहाँ पर आपके पास जो है ना टाइम 15 सेकेंड है, तो यहाँ से सीधा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल लिया करें, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमारे पास पावर इज़ 16,000 and time is 15, तो 16 5s are you can say but 15, so you can get it 240,000. This is joule, this is work done by driving force. It is of a 6-mark question. So now write the magical equation. So your magical equation is work done by driving force. This is work done by driving force minus work done against resistance is equal to change in mechanical energy. This is change in mechanical energy, change in mechanical energy. So work done by driving force is 240,000 minus work done against resistance is given, that is 124,000. Mechanical energy is mgh final, mgh plus kinetic energy, both energies are given, minus kinetic energy initial. So you have only kinetic energy initial, so we can get the values. The mass is 1200, g is 10, and height is 316 into 116 sin theta. तो sin theta से आप निकालेंगे height perpendicular over hypo, तो this is 316 and the value of the sin theta is 160, तो plus half 1 over 2, mass is 1200 into v square, and minus 1 over 2 into 1200 into 20 and its square. So on the left hand side you have a difference, that is 111,600. On the right hand side, use your calculator, you will be getting 6,300. 200 minus 240,000 plus 600 v square. So v will be equal to final expression under root of 111,600 plus 240,000 minus 63,200 divided by 600. So the value for the velocity will be, use your calculator carefully, so this will be 21.92, and if I round it off, the velocity is 21.9 meter per second. This is the last part of the question.